Good morning students. In this video we will study about integration. Very important topic for physics. जो हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो डिफरेंशिएशन तो हम लोग काफ़ी हद तक पढ़ चुके, ग्राफ भी देख चुके. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन देखिए, आपको फॉर्मूला याद करना है. फॉर्मूला सारे बच्चे याद कर लेते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती. दिक्कत क्या आता है इसका अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है, एक्चुअली इंटीग्रेशन है क्या, वो समझने के लिए हम लोगों को बेसिक्स से हम चलेंगे, एकदम जीरो, एकदम फंडामेंटल से चलेंगे. आगे आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा और समझ में भी आएगा, और नहीं समझ में आए तो मेरे से फिर से पूछिएगा. ठीक है, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, कि क्यों पढ़ते आपके मन से एक एक सवाल हट जाएगा. इसके बाद देखिए, नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन, ठीक है. चलिए दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ. इंटीग्रेशन बेसिकली मतलब कुछ नहीं होता, एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर कर्व, ठीक है. जैसे डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, स्लोप ऑफ कर्व. उसका स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, ठीक है ना. जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ एनी कर्व, उसी तरह इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर एनी कर्व. एरिया अंडर एनी कर्व, ठीक है. अब जैसे बात करें, और ये पढ़ना जरूरी क्यों है, तो मैं आपको समझाऊं. समझे बात कि मतलब ऐसा समझे कि जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज करिए ये रेक्टेंगल है, ये 10 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, पूछिए इसका एरिया क्या होगा, क्या बोलोगे. आपको पता है 10 × 2 20 मीटर, ठीक है. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 2 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, ठीक है. बताओ इसका एरिया क्या होगा. तो कोई बात नहीं, हाफ इंटू 2 × 4 आपको पता है 4 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर. ये सारी चीजें आपको बचपन में पढ़ाई गई है. सर्कल हो, ठीक है, अगर मान लो ये 1/√पाई है, इसका एरिया क्या होगा, तो πr स्क्वायर, तो पाई इंटू √पाई का होल स्क्वायर, तो इट इज नथिंग बट 1 मीटर स्क्वायर. सिंपल सी बात है. मतलब ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो. रेगुलर फिगर्स का निकाल, और अगर अच्छे बच्चे होंगे तो अगर हम इस रेगुलर हेक्सागोन का एरिया पूछे तो ये भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कुछ नहीं, एक का निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 2 3 4 5 6, एक का निकालो 6 से मल्टीप्लाई कर दो. तो अच्छे बच्चे तो ये सारी बातें जानते ही हैं. तो कई सारे ऐसे फिगर्स हैं जिसका हमको सिखाया गया है कि कैसे एरिया निकाला जाता है, ठीक है. लेकिन फिजिक्स इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है. आपको हर चीज़ों में मीन्स अगर ऐसा रेगुलर फिगर्स ही पढ़ना रहे तो मुझे ज़्यादा फिजिक्स यानी कैलकुलस में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है. ये सब क्या है, ये सब लाइन कांस्टेंट लाइन सब है. क्या है, कांस्टेंट लाइन सब है. इस सब का एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आता है. बट फिजिक्स इतना आसान होने वाला है नहीं. फिजिक्स में वेरिएशंस होते हैं. उस वेरिएशंस को देखने के लिए हमको डिफरेंट एरिया, यानी कि किस ग्राफ का एरिया निकालने के लिए पूछ दे हमको नहीं पता, उसके लिए हमको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो इंटीग्रेशन अगर नॉर्मल ग्राफ का हो, पूछा गया हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो. लेकिन अगर किसी दूसरे ग्राफ का पूछ दिया गया, जैसे सपोज इफ आई एम आस्किंग यू कि ऐसा बताओ कि ये x है, ये y है, अगर ये ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ है, और ये किस फंक्शन का ग्राफ है, सपोज y x स्क्वायर. सपोज हम आपसे पूछते हैं कि इसके अंदर का एरिया क्या होगा, नहीं निकाल पाओगे आप. कैसे निकालोगे, और हम भी नहीं निकाल पाएंगे जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं यूज कर पाए. जब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं यूज करेंगे तब तक हम इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे. लेकिन फिजिक्स में जरूरी पड़ेगा आपको इसका. ऐसे कई सारे चीजें आएंगे जिसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना आपको आता नहीं है. तो उसको किसके मदद से निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे. इसीलिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक आपको बेसिक समझ में आया हो, ठीक है. चलिए, आपको लिखना हो लिख लीजिए. सो बेसिकली इंटीग्रेशन इज ओनली टू फाइंड एन एरिया ऑफ एन अनवांटेड कर्व, या यू कैन से अनवांटेड कर्व. हम थोड़ी ना चाहते हैं कि वेरिएशन ज़्यादा हो. वेरिएशन नहीं होगा तो सीधा निकल जाएगा. जैसे अगर मैं बात करूं कि सपोज एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है. हम आपसे पूछे, हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, हम आपसे पूछे कि 2 सेकेंड में ये t = 0 पे था और ये t = 2 सेकेंड पे था, तो मैं आपसे पूछूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा. आप सिंपली निकाल सकते हो, वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है, तो आप सिंपली निकाल सकते हो कि 2 × 2 दैट इज 4 मीटर वो चल लिया.
ठीक है, इतना जीवन आसान हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं फिजिक्स का, बट जीवन इतना आसान नहीं होता है। तो आप इसमें क्या देखे, आपने ये देखा ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसा है, क्या है। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि मान लीजिए अगर हम एक वीटी ग्राफ लेते हैं, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, तो टाइम 0 पे इसका वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, और समय के साथ इसका उतना ही था वेलोसिटी, ठीक है। और कितने समय पे पूछा गया, कितने समय पूछा गया, 2 सेकंड पे, ये 0 है, ये 2 सेकंड पे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, एरिया। कैसे पता चला कि आपको एरिया निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि S = V × T होता है, कांस्टेंट स्पीड के लिए S = V × T होता है, हमको पता है ये चीज अपने नॉलेज से। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये निकल गया आपका एरिया, ये निकल गया आपका एरिया। तो V × T कब होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कब करते हो, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को मल्टीप्लाई कब करते हो। जैसे आप सीधी सी बात समझो, यहां पे मैं और भी तरीके से समझा सकता हूं कि अगर ये V/T होता, अगर हम देखें, मैं आपको बताऊं कि XY ग्राफ होता तो Y/X क्या होता है, स्लोप। उसी तरह अगर VT ग्राफ है तो V/T क्या होगा, स्लोप। उसी तरीके से अगर V × T होगा तो क्या होगा, एरिया। ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम XY ग्राफ की बात करें, अगर ये X है ये Y है, तो अगर हम Y/X करेंगे तो ये निकलेगा स्लोप, और मतलब dy/dx, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं काट नहीं रहा, बट कांस्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो और अगर x × y किया जाए तो ये होगा एरिया, इसको बोलेंगे एरिया, इसको बोलेंगे स्लोप। और फिजिक्स में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो एक के बारे में तो पढ़ चुके, दूसरे के बारे में आप पढ़ेंगे। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें, अगर ये VT ग्राफ है तो VT क्या होगा, एरिया, और S क्या होता है, VT। तो हमको एक बात तो समझ में आता है कि VT ग्राफ का एरिया ले लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो आप इसका एरिया निकालो, कितना होगा, 2 × 2 दैट इज 4 मीटर स्क्वायर, सिंपल। 2 × 2 इज कॉल्ड 4 मीटर स्क्वायर, देख लीजिए, दैट इज द एरिया। तो हम आसानी से फाइंड कर लिए, बहुत अच्छी बात सर, वाह गजब। चलिए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा वो सब ऊपर वाली बातें, ये लिखना जरूरी है। मैं यहां लिख देता हूं कि अगर ये x है, अगर ये y है, तो y/x को बोलेंगे स्लोप, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और x × y को बोलेंगे एरिया, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये डिवाइडेड है तो उसको बोलेंगे स्लोप, अगर ये मल्टीप्लाइड है दोनों कोऑर्डिनेट कैसे भी करके, या तो dx dy है, ये भी एरिया है, dy dx है, ये स्लोप है। किसी भी सूरत में अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, इसका मतलब वो इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है, अगर वो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो स्लोप है, डिफरेंशिएट होने वाला है। चलिए अगर हम सिंपली VT ग्राफ की बात करें तो VT एरिया आएगा VT, और स्लोप आएगा V/T, सिंपल सी बात। या बेसिकली dV/dt कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब मैं आपको फिर से समझाता हूँ, समझे। ये मल्टीप्लाई किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत का मतलब क्या, या तो ये ऐसा हो या तो ये ऐसा हो, किसी भी तरीके से y और x मल्टीप्लाइड है, ठीक है। y को मल्टीप्लाई किया है चेंज ऑफ x से, या x को मल्टीप्लाई किया है चेंज ऑफ y से, या चेंज ऑफ y इंटू चेंज ऑफ x, कुछ भी है, इसका मतलब एरिया है, सीधी बात। अगर ये dy/dx है, ठीक है, और dy/dx है, मतलब dy/dx, और कांस्टेंट टर्म के लिए y/x चलेगा, कांस्टेंट्स के लिए, वेरिएबल के लिए नहीं, वेरिएबल के लिए यही चलता है। तो अगर ऐसा सीन है तो ये होगा एरिया, और ये होगा क्या, स्लोप। चलिए यहां भी v/dt हो या t × dv हो, ठीक है, इस तरीके का काम होगा जब, तो ये सब आपको एरिया में कवर होगा, ये सब एरिया में आएगा, ये सब स्लोप में आएगा, ये सब बातें आप समझ लीजिए। अब देखिए मैं बताता हूं दूसरा केस। इसी गाड़ी को हम क्या किए, इसी गाड़ी को हम क्या किए, हम 2 मीटर पर सेकेंड से तो स्टार्ट तो किए, लेकिन इसको एक्सेलरेशन दे दिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल है, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ये मान लीजिए कि एट t = 2 सेकेंड, वही, और ये है t = 0 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये लगा सकते हो v = u + at, तो 2 + 2 a कितना है 1 at, ठीक है। तो v कितना क्या, 2 × 2 = 4 मीटर,
पर सेकेंड, यानी कि यहाँ जो वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई साहब, अब ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आसान है, मैं बताता हूँ। अब वीटी ग्राफ देखिए, पहले है 2 और फिर है 4, ठीक है, पहले है 2 फिर है 4, ये 4, ठीक है 4। आप क्या कर लीजिए, फिर से एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि अगेन क्या होने वाला है हमको तो ये पता है। अब देखिए मैं बताता हूँ, अब अगर ध्यान से देखो तो एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ भी देखो यू और टी मल्टीप्लाइड है, मतलब एक्सप्रेशन किस टाइप का है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम का ही तो एक्सप्रेशन है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो एरिया ही निकालना है। आप एकदम बेझिझक समझ लो ये बात को आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है 2, 2 इंटू टी, 2 इंटू कितने समय में 2, 2 प्लस 1/2, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, सो इट इज एस इज नथिंग बट 4 प्लस 2, ये 2 से कट जाएगा तो 6 मीटर, यानी कि इसका एरिया क्या आने वाला है 6 मीटर। देख भी लेते एरिया आता है कि नहीं। ये एक ट्रेपेजियम बना है, और ट्रेपेजियम में पता है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 2 और 4, तो 2 प्लस 4 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हालांकि आपको पता होगा ये, तो 2, तो 2 से 2 काट दीजिए, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। देखिए आ गया ना, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा आपको नहीं, इसलिए आपको डाइंस में पढ़ाया जाता था ये, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं था। यहाँ जरूरत पड़ा नहीं, इसलिए आपको 9 में पढ़ाया गया था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन दिक्कत अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए पहचानना है बेसिकली बच्चों, एक बार फिर से एकदम इत्मीनान से सब सुन लो, नए हो आप लोग। अगर डिवाइड होगा, अगर एक्स वाई एक्सिस में अगर dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन है, इट मीन्स देयर इज स्लोप। अगर मल्टीप्लाई है, x और y कैसे भी मल्टीप्लाइड है, v dx या x dv, ठीक है, या x इंटू वाई, या मतलब इसमें से कैसे भी करके x वाई मल्टीप्लाइड टर्म में आ रहा है, तो आप समझ लो वहाँ इंटीग्रेशन का यूज है और एरिया निकालना है आपको, ठीक है। वहाँ पे एक्स वाई ग्राफ का एरिया निकलेगा, बस सीधी बात आप समझे। एक बार फिर से सुने, अगर x और y किसी भी तरीके से मल्टीप्लाइड है, मतलब आइदर एक्स वाई, आइदर dv, आइदर dx इंटू dy, आइदर y इंटू dx, आइदर x इंटू dy, इसका मतलब है कि उस ग्राफ का एरिया निकालना है। एंड इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द एरिया इफ दैट देयर इज dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx, y बाई dx नहीं हो सकता, dy बाई dx ही होगा। dy बाई dx अगर है तो आप समझ लो कि स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। ये आपको पकड़ना चाहिए, ये सारी बात आपको। और जहां पे dy बाई dx का केस है, वहां किसको यूज करेंगे? इंटीग्रेशन को। सॉरी, जहां dy बाई dx का यूज करना वहां क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन को। और जहां एरिया का यूज निकालना होगा वहां किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली एरिया क्या है और स्लोप क्या है। चलिए, और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए y बाई एक्स जो होगा वो भी स्लोप ही होता है, कांस्टेंट फंक्शन के लिए आई एम सेइंग। खैर, अब चलिए, अब इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये 2 मीटर पर सेकेंड है। अब जो एक्सेलरेशन हम दे रहे हैं वो 2t स्क्वायर दे रहे हैं। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी v है। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। देखिए टाइम के साथ वेरी करेगा। टाइम 0 पे कुछ होगा, 1 पे कुछ होगा, 2 पे कुछ होगा, 3 पे कुछ होगा, ये वेरी करेगा। आई बात समझ में? दिस हियर यू कैन सी एक्सेलरेशन इज वेरी, चाहे तुम यही रख लो ना, लो 80 वेरी कर रहा है कि नहीं टाइम के साथ। नाउ यू अब इसका एक ग्राफ कैसा बनेगा मैं बताऊं। अगर 80 का ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। और अगर VT का ग्राफ बनाया जाए, आपको नहीं पता है अभी कैसा आएगा, मैं बता रहा हूं, समझ लीजिए कि जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ऐसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक t स्क्वायर का ग्राफ आएगा, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी घबराए ना, ठीक है। तो ये है V। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये कितना दूर चला, तो आपको एरिया निकालना है। आपको ये पता है कि S जो है, मतलब S यानी कि S क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है? तो वेलोसिटी इनटू टाइम ओवरऑल वेलोसिटी। अब क्या करेंगे उसमें वो छोड़ दीजिए, कैसे लेके आएंगे वो छोड़ दीजिए,
बट होता वही है कि वेलोसिटी को समय से मल्टीप्लाई करने पे हमको डिस्प्लेसमेंट आता है या डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझा देंगे काइनेमेटिक्स में, पहले यहाँ समझिए। जब डिस्टेंस निकालना है हमको s, हमको ये पता है किसी भी तरीके से वेलोसिटी इनटू टाइम ही आएगा, भले ही ये टर्म कैसे भी मैनिपुलेट हो, लेकिन आना हमको वेलोसिटी और टाइम से मल्टीप्लाई करने पे है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम होता है सेकेंड, तो सेकेंड को सेकेंड से काटेंगे तो मीटर बचेगा और मीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, तो v और t मल्टीप्लाई होने पे ही आपको s आने वाला है, यानी कि vt ग्राफ का जब हम एरिया लेंगे तभी आपको s आने वाला है। वो लकली है कि ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, हम निकाल सकते हैं। अब इसका पूछ दिया जाए तो प्राण निकल जाएंगे आपको निकालने में, तो ये s आप ऐसे नहीं निकाल सकते। यू आर हेल्पलेस हेयर। नाउ फॉर दिस कंडीशन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आई थिंक आपको इंटीग्रेशन का कुछ कुछ यूज समझ में आ रहा होगा। राइट इट डाउन और यहां पे लिख लीजिए, इन दिस कंडीशन वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए और भी अच्छा चीज हम आपको समझाते हैं, कहां पे इंटीग्रेशन, कहां पे डिफरेंशिएशन, कैसे आपको ये एक आइडिया और देते हैं आपको। समझिए, यूनिट्स को ध्यान में रखिए। यूनिट्स को ध्यान में रखते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम आपके ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, समझिए। जैसे मान लो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ के दो प्रॉपर्टी होंगे, या तो स्लोप होगा या तो एरिया। अब तो समझ में आ रहा होगा कि स्लोप एरिया क्या होता है। तो इसका स्लोप क्या देगा और इसका एरिया क्या देगा, हमको ये जानना है। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। देखिए, अभी देखिए, ऑब्जर्व करिए। और मीटर पर सेकेंड क्या होता है, v अपॉन टी। ये क्या है, देखिए पहली बात तो ये कि ये ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, ये जरूरी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि a इजिकल टू वी अपॉन टी हमेशा यही है, मतलब एक्चुअली में v अपॉन टी, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। यूनिट्स के टर्म में आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं, इसको टी लिख सकते हैं। वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, ये गारंटी नहीं है। ध्यान से समझे जो मैं बोल रहा हूं, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं एक रफ आइडिया अपने एस्टिमेट अपने दिमाग में लगा रहा हूं कि एक ग्राफ का स्लोप क्या होगा और एरिया क्या होगा। इसके लिए हमको इसके एक्चुअल फॉर्मूला पे आने की आवश्यकता नहीं है। कैसा होगा v डिपेंड करेगा अपने इक्वेशंस पे, उससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस इतना समझिए कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को बेसिकली आपको बांटना है v और t में। अब आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर अपॉन टी स्क्वायर, मतलब s अपॉन टाइम का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ vt। इसको वेलोसिटी और सेकेंड में मुझे तोड़ना है, तो कैसे तोड़ पाएंगे, तो ऐसे तोड़ पाएंगे। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो v अपॉन टी हो गया। तो ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, स्लोप है कि एरिया है, तो आंसर है स्लोप है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप क्या करो, कोई भी ग्राफ लो, ये आपको तो यहां स्लोप निकाल लिए, मान लो a, आपने स्लोप निकाला a पे, स्लोप एट a, ये क्या दिया, तो स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। मतलब यहां पे अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन आ रहा है कहां पे, a पे। ठीक है, अच्छा अगर हम एरिया निकाले तो क्या हुआ, तो एरिया क्या होगा, v इंटू टी। एरिया क्या होगा, v इंटू टी। तो v इंटू टी क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। क्या है मीटर, s। तो यहां से एक बात हम निकाल सकते हैं कि इफ
वी फाइंड एरिया, और यू कैन से एरिया अंडर VT कर्व will give you distance or displacement. ठीक है, तो अब अगर हम इसके अंदर एरिया निकाल लें तो एरिया क्या दे देगा? S। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगर इसका स्लोप की बात करें तो V/T, यूनिट रख दीजिए मीटर पर सेकेंड अपन सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का। तो यहां से झट से आ गए अपने एक विचार पे कि भाई साहब स्लोप VT ग्राफ का आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। एरिया VT ग्राफ का आपको क्या देगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, लॉजिकली। अब इसी में का एक एस्पेक्ट हम पढ़ चुके हैं, स्लोप निकालना। अब पढ़ेंगे क्या? डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर का एरिया निकालना हर समय इतना आसान नहीं होता है, इसलिए अब एरिया हम लोग जुगाड़ लगा के निकालेंगे, और उस जुगाड़ का नाम है इंटीग्रेशन। आई थिंक इट इज नाउ कट एंड क्लियर। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। राइट इट डाउन इफ यू वांट टू राइट। और ये सारी बातें फिर से आएंगी काइनेमेटिक्स में। आप काइनेमेटिक्स में जब पढ़ोगे तो ये सब फिर से आएगा। ये सब एकदम बेसिक बातें हैं। चलिए, अब मैं समझाता हूं आपको इंटीग्रेशन का कैसे करते कैसे। ओके, सी, अब ऐसा समझे, जैसे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए x और y, मुझे अब एरिया निकालना है बस, बाकी सारी बातें भूल जाइए, जो फिजिकल बात है भूल जाइए। अब मुझे एरिया निकालना है किसी भी तरीके से। तो मान लीजिए कि हम ऐसे इसका एरिया निकालने जा रहे हैं, इस ग्राफ के नीचे का। दिस इज y इक्वल टू fx। ठीक है, हमको इसके अंदर का एरिया निकालना है, यहां से लेकर यहां तक में। सपोज इट इज 0 और x। सपोज एरिया निकालना है हमको। क्या करें हम? क्या करें? हमारे अंदर तो ऐसा तो सिखाया नहीं गया कहीं बचपन में, मास्टर ने मुझे कोई बताया ही नहीं ऐसा कैसे किया जाता है, तो कैसे करें? तो ठीक है, देखते हैं। हमने ना एक जुगाड़ निकाला। देखो, इंसान क्या होता है? जुगाड़ू होता है, वो जुगाड़ ढूंढ ही लेता है। तो जुगाड़ हमने क्या ढूंढा? हमने इसको इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, जैसे वहां बांटते थे, ये बांट दिया। ठीक है, तो दिस इज, सपोज कर लीजिए डेल्टा x1। ठीक, और इसको ना ऐसे कर दिया ये। अब ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल। अब जरा बताएं, और मान लीजिए इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो y है वो है y1, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो y है वो है y2, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो y है वो है y3। इस ग्राफ पे x और y सब होंगे ना, ये। ठीक है, ये कहानी। तो हम ऐसा देखें कि चलिए सर, हम पूरा तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इतने का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल, इसका तो सिखाया गया है हमको। तो अगर हम ये तीनों निकाल ले तो आप बोलोगे सर ये तीनों निकालेगा तो बाकी सबका क्या होगा? एरर आ जाएगा, और क्या होगा? जिंदगी में तो एरर चलता रहता है ना। तो एरर आ जाएगा, मान लो यहाँ पे ये एरर आ गया, ठीक है, बट कुछ तो आया, कुछ नहीं से कुछ तो हाँ हुआ। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। सपोज इट इज डेल्टा x1, दिस y1 y2 एंड y3। ओके, चलिए, तो इसका एरिया हम लिखें, एरिया अंडर द कर्व, और इसको हम लिखेंगे कैपिटल A से। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा? अगर मान लो ये है पहला फिगर,
ये है दूसरा फिगर, ये है तीसरा फिगर। तो मेरे पास क्या हो गया, अगर हम सबका निकाल दें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एरर 1 है, तो बात यही ना, बात तो ठीक है। तो ये एरिया क्या निकला, ये एरिया निकला। सो दिस इज A1, दिस इज A1। A1 क्या हो जाएगा, अब ये दूरी कितनी है तो y1, और ये कितना है तो डेल्टा x1, ये सब डेल्टा x1 है। ये दूरी मैं आपसे पूछूं, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो दैट इज डेल्टा x1 इनटू y1, तो इसका एरिया हो गया y1 इंटू डेल्टा x1। सिमिलरली A2 कितना हो गया, y2 इंटू डेल्टा x1, डेल्टा x1 प्लस y3 इंटू डेल्टा x3 सॉरी 1 प्लस एरर 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया एरिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू डेल्टा x1 प्लस एरर 1। यानी कि इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ y n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3 या फिर डायरेक्ट 3, समेशन के डालने का तरीका है, कोई खास बात नहीं है, इंटू डेल्टा x1 प्लस एरर 1। बेसिकली दिस इज द एरिया जो हमको निकल के आया है और एरर के साथ आया। मैं ये नहीं बोला कि एरर फ्री हो, एरर है। एंड एरर क्या है, तो ये वाला, ये एरर है इसमें। ठीक है, सो दीज आर एरर, ये सब एरर है। इसका कहाँ निकला है, हम तो बस इसका निकाल लिए। ठीक है, कुछ ना से कुछ हाँ तो हुआ। तो हमारे पास इस केस में जो एरिया आया है समेशन ऑफ y n इज इक्वल टू 1 टू 3 डेल्टा x1 प्लस एरर 1। ठीक है, ये एरिया इस केस के लिए आया है। लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। अब देखिए एरर तो है, खैर कुछ तो निकाले। अब मेरा काम क्या है, सिर्फ इसको रिड्यूस करना। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या किए, वही काम जो पहले करते थे, हमने क्या करा, डेल्टा एक्स को रिड्यूस कर दिया, वही ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और इसके अंदर अब हम क्या किए कि डेल्टा x जो है छोटा कर दिया, ऐसा ये इस तरीके का। ठीक है, ये है आपका, सपोज दिस डिस्टेंस इज व्हाट, डेल्टा x2। ठीक है, एंड दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू y1, दिस इज y2, और सिमिलरली ये हो जाएगा आपका, देखो ये कितने बन गए रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हो गया y1 2 3 4 5 6, दिस इज y6। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व कि एरर्स देखो पहले कितने सारे थे, अब एरर्स क्या हो गए, छोटे हो गए। एरर क्या हो गया, घट गया। देख लो, एरर घट गया, पहले जितने थे उतने कम हो गए। ठीक है, तो अब एरिया क्या होगा, नाउ द एरिया बिकम्स a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a6। सो व्हाट इज द एरिया अगेन, दिस इज y इंटू डेल्टा x2
y1 y2 into delta x2 plus dot 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 plus y6 into delta x2 and plus error also error 2 plus error 2. So what you will get here? Area y1 plus y2 plus dot 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 plus y6 into delta x2 plus error 2. Okay, and this you can simply write summation of y n. इस समेशन में लिखने का तरीका है नथिंग एल्स, कहां से कहां तक? 6 तक, डेल्टा x2 प्लस एरर 2. ठीक है, सो इन दिस वे यू विल गेट हियर a इज इक्वल टू summation of yn, n is equal to 1 to 6 into delta x2 plus error 2. Write it down. Okay, write it down. ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑब्जर्वेशन पे. वैसे ही ऑब्जर्व करेंगे जैसे पहले ऑब्जर्व करे थे. अब आएंगे ऑब्जर्वेशन पे. ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि एज वी सी डेल्टा x2 इज लेस देन डेल्टा x1. तो इससे फायदा क्या हुआ बेटा? फायदा ये हुआ कि एरर घट गया भाई साहब. जहां देखा मैंने कि डेल्टा x2 घट गया तो एरर भी घट गया. तो ये क्या सिंप्लीफाई करता है? इन दोनों को देखते हुए क्या समझ में आता है कि हाँ, कंसेक्वेंटली इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन एरर ऑल्सो टेंड्स टू 0. ठीक है, और इसी को हम क्या लिखते हैं? dx. इतना ध्यान रखें, यानी कि अगर इस डेल्टा x को बहुत छोटा कर दे, बहुत छोटा कर दे तो क्या होने वाला है? अगर इसको बहुत छोटा कर दे तो क्या होने वाला है? ये नंबर ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट तक हो जाएगा. बहुत सारे एरिया हो जाएंगे बीच में, छोटे 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 एरिया बहुत सारे हो जाएंगे. तो क्या एरर एकदम कम हो जाएगा? जिस तरह हमने इसमें देखा कि इधर से इधर एरर कम हो गया, तो अगर ये एरिया को और छोटा छोटा कर दे तो एरर क्या और घट जाएंगे? आंसर है हाँ. तो सर ये तो सर बेस्ट उपाय है निकालने का. तो आंसर है तो इसमें करना क्या पड़ेगा? तो देखिए, मैं पहले इसको लिख लीजिए. ठीक है, तो एरिया निकालने का सही तरीका तो है, लेकिन एरर आ रहा है. उसके लिए आप क्या करिए? डेल्टा x को एकदम छोटा कर दीजिए. तो डेल्टा x को अगर हम एक बहुत छोटा कर दें तो क्या होगा? लिख लीजिए.
ओके, सो लिख लीजिए इसको, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। सो यहां देखिए, अब यहां पे मतलब हमको क्या करना है कि डेल्टा एक्स को 0 पुट करना है, ठीक है, करते हैं। तो हमने क्या किया इसका एरिया निकालने के लिए कि अब देखिए क्या क्या चीज क्या क्या बनेगा वो चीज देखिएगा। इसके जगह पे क्या आएगा मैं बताता हूं। इसके ये क्या है, y है, फंक्शन क्या है, y है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 6 तक। तो आप ऐसा करोगे, ये जो सिंबल है समेशन का वो अब ऐसा बन जाएगा। ये भी कुछ नहीं है, s लिखा हुआ है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। और यहां लिखेंगे y, और ये डेल्टा x क्या बन जाएगा, dx। अब प्लस एरर क्या हो गया, 0। अब कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर 6 तक है यहां पे, या फिर हाँ 1 से लेकर 6 तक है। तो यहां पे हम जो करेंगे 1 से लेकर 6 तक होगा, बट हमेशा नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। जैसे कि यहाँ पे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, वैसे यहाँ पे भी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन है। एरर क्या हो गया, 0। तो कुछ कुछ बातें समझेंगे कि हमारे पास जो आया इसको बोलते हैं हम आई, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आई, ठीक है। ये y dx, दिस इज a, दिस इज b। क्या क्या बोलते हैं तो देखिए, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रांड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, सॉरी अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, और डिफरेंशियल, बट ज़्यादा समझ में वेरिएबल ही आता है, इसको डिफरेंशियल के नाम से भी जानते हैं, डिफरेंशियल, ठीक है। और ये होता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि एरिया जो था, अगर लिमिट को पुट किया जाए, हाँ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 में, तो ये जो समेशन ऑफ वाई एन इज इक्वल टू 1 to 6 जो था, ठीक है, और इनटू डेल्टा एक्स जो था, और प्लस जो एरर था, तो इसी को जब हम लिखेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं वाई डी एक्स। यहाँ 1 से लेकर सिर्फ सपोज इसको ए से लेकर बी कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। वहाँ तो 1 to 6 हमने जानबूझ के लिया था, बट यहाँ मान लो ए से लेकर बी तक के लिए, ए से लेकर बी तक के लिए, और ये 0। तो दिस इज बेसिकली द इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा बच्चों कि इंटीग्रेशन क्या है, ये क्या है। अब इन सारी चीज़ों को मैं समझाता हूँ अच्छे से, आप बिल्कुल भी डरे ना। ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इसको बोलते क्या है। ये इंटीग्रांड होता है, ये वेरिएबल होता है, इसको डिफरेंशियली बोलते हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और दिस इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अब इन चीज़ों को थोड़ी और अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे मतलब ऐसा समझे x और y, ठीक है। अब हमको अगर निकालना होगा इस मेथड से, तो कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे मान लो ग्राफ ये है, ये वही ग्राफ है पहले वाला,
दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, जैसे वहाँ भी कोई फंक्शन होता है तो यहाँ भी कोई फंक्शन है, ठीक है। ये मान लो कि ये a है और ये b है, सब ये तो जीरो है, मान लीजिए कि a है, ठीक। या फिर आप जनरल टर्म लेना चाहते हो तो जनरल टर्म ले लो, जनरल टर्म ले लो x और y, ठीक। मान लीजिए यहाँ से शुरू होगा ऐसे a और b, सॉरी। अब इसमें क्या करेंगे, एकदम छोटे 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 एकदम लेना, एकदम कितने होंगे ये, इनफाइनाइट, बहुत n नंबर्स, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होंगे। तो इसमें जो एरिया भी बनेगा ऐसा ऐसा बनेगा, तो रेक्टेंगल ही एरिया, ये देखिए ये सब क्या हो गया, ये सब एरर जो है ये सब छोटा होता चला गया। तो इसका बेसिक कंसेप्ट वही है, निकालना एरिया ही है, रेक्टेंगल का ही एरिया निकालना है, बट वो रेक्टेंगल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। ऐसा समझो कि ये डिफरेंस कितना होगा, तो dx कितना होगा, dx। ये बेसिक मतलब है इस इक्वेशन का, है समेशन ही है, क्या समेशन ही, बट एकदम छोटे 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 रेक्टेंगल्स का समेशन है ये, ठीक है। और उन छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का समेशन बराबर करके हम लोग क्या करते हैं, दैट इज द एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं कि इसको करते कैसे हैं। x और y, ठीक है। तो सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये दिस इज a, दिस इज b, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। आपको इसके अंदर का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ, समझे। अब जो बता रहे प्रोसेस वो आपको याद रखना है। आप x डिस्टेंस पे चले जाओ और बहुत ही छोटा सा ये एलिमेंट दो, इसको बोलते हैं एलिमेंट, इसको बोलते हैं एलिमेंट, याद रखें। डिफरेंशियल एलिमेंट भी बोल सकते हो, बट बेसिकली इसको एलिमेंट ही बोलते हैं। और इसका लेंथ कितना होगा, dx, और ये dx कितना बड़ा है, बहुत छोटा, टेंड्स टू 0, मतलब 0.000001, बहुत छोटा है वो, ठीक है। तो ये हो गया बहुत छोटा, तो ये है dx, और ये क्या है, तो मान लीजिए ये जनरल कोई y है, तो x डिस्टेंस पे ये y है, x के क्रॉस, मतलब इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, x और y। हम मान सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है y, और इतने दूर में y क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है। मेरी बात ध्यान से सुने, जब ये एलिमेंट लेते हैं ना, जब एलिमेंट देखिए, एलिमेंट जो है, मान लीजिए आपको ये ऐसा दिखेगा बड़ा सा, हालांकि ये बड़ा नहीं है, ये मैंने इसको जो है 20x के कैमरा से आपको दिखाया है, तो इतना बड़ा ये जो है, यहाँ से यहाँ तक y को कांस्टेंट मानते, ऑल्दो y कांस्टेंट होता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक y अलग अलग होगा, लेकिन ये इतना छोटा है कि हम पूरे में y कांस्टेंट मान सकते हैं। मान सकते हैं कि जो y यहाँ पे है वही y यहाँ पे, वही y यहाँ पे है, तो इतने दूर के लिए y कांस्टेंट हो सकता है। तो क्यों y कांस्टेंट माने हैं, क्योंकि dx बहुत बड़ा है, नहीं छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। लिख लीजिए इन बातों को। ओके, चलिए, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, ये बहुत छोटा है। अच्छा, अगर ये बहुत छोटा है तो ये जो रेक्टेंगल बना और y अगर कांस्टेंट माने हैं, अगर y कांस्टेंट हो तो ऐसा होगा, तो यही जो एरर है बहुत छोटा है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये मेरे लिए, ये तो बड़ा करके मैंने आपको दिखाया है, जो कि इतना बड़ा दिख रहा है, बट इतना बड़ा एक्चुअली में है नहीं। और ये है y, तो ये जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स। क्या बनेगा, y इंटू डी एक्स। अब y इंटू डी एक्स क्या है, तो इसका एरिया, इसका एरिया, तो इसका एरिया बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। तो छोटे चीजों के लिए क्या यूज करते हैं, d। तो हम यहां लिखेंगे कि इस एलिमेंट का, हम ऐसा पहले कुछ बातें लिख देते जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। फॉर एलिमेंट y is constant at top point, and
as it is very small, it can be considered as a rectangle having area DA मतलब छोटा सा एरिया। ठीक है, इतना कुछ लिख लीजिए आप। ओके, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताया था, बट अब हम बार बार ये सब नहीं बनाएंगे, ये एक बार ही बस आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा DA एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? y इंटू dx। ठीक है, देखो y इंटू dx, तो ये क्या है? एरिया है कि स्लोप है? एरिया है, yx मल्टीप्लाइड है, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने यहां तक निकाल लिया एरिया, अब आपको क्या करना है? यहां से लेकर यहां तक बढ़ना है, यहां से लेकर यहां तक बढ़ना है, मतलब छोटे चीज का निकाल के बड़े चीज में जाना है। इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। समेशन है ना, समेशन मतलब क्या? छोटे चीज को जोड़ते जोड़ते बड़ा कर देना है, इसी का नाम तो इंटीग्रेशन है। तो मुझे छोटे का एरिया पता चल गया कि DA कितना। देखिए, आपका मेन मोटो यही होता है कि आप DA निकालो, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है। ठीक, उसके बाद ये है आपका वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है? ये जो वेरिएबल है, देखिए मतलब समझते, ये बेसिक क्लास है एकदम। ये क्या है? ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या? जो वेरी करता है। क्या करता है? वेरी करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां वेरिएबल क्या है? dx वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल है। अरे मेरी बात सुनो, इसको वेरिएबल बोलते तो है, डिफरेंशियल ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वेरिएबल में वेरिएबल क्या है? x। क्या है? x। इसमें वेरिएबल क्या है? dx की, अगर d की जगह y रहता तो y वेरिएबल होता, dy होता तो y वेरिएबल होता। यहाँ क्या है? dx, तो क्या वेरिएबल है? x। तो मैं आपसे पूछूं, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x का मिनिमम वैल्यू क्या है? x का जो लोअर वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वो है a, और जो x का मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? b। तो हमको यहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालते हैं। फिर से मेरी बात सुने, यहां जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में डालते हैं? इसके रिस्पेक्ट में, इसको देख के डालते हैं। देखिए, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता है और बच्चों को यही नहीं पता चलता रहता है कि जो एलिमेंट का एरिया निकाले उसका लिमिट कहां से कहां तक रखे, और ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसलिए एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिए। मैं इतने बेसिक तरीके से इसलिए बताऊं क्योंकि मेरा अनुभव है कि कई सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको बेसिक्स पता नहीं होता है। इसलिए बेसिक समझे। ये वेरिएबल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? तो आई कैन सी x a से लेकर b तक वेरी कर रहा है। तो आई हैव टू पुट लोअर लिमिट ऑफ x इज a एंड अपर लिमिट इज b। पहली बात। दूसरी बात कि सर इसमें वेरिएबल क्या है? dA, तो एरिया वेरिएबल है। तो उसी जगह पे फिर से जाए जहां से x शुरू हुआ था। x इज इक्वल टू a पे कितना एरिया है? यहां पे कितना एरिया है? कुछ नहीं। क्या एरिया? कुछ नहीं, एक लाइन है। जब x से लेकर b तक बढ़ेंगे तब जाके पूरा एरिया निकलेगा a। तो इसका लिमिट कहां से कहां तक आएगा? x इज इक्वल टू a पे एरिया कितना है? 0। b, x इज इक्वल टू b पे एरिया कितना है? a। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंगली लिखे जाते हैं। मेरी बात फिर से सुने, ये बहुत काम आएगा आपको आगे फिजिक्स में, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझे। मैं जैसे लिख रहा हूं, अगर नहीं समझे तो रिपीट करके सुनिए इस वीडियो को। x इज इक्वल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? a से लेकर b पे। तो अगर x इज इक्वल टू a पे जाएंगे तो वहां एरिया कितना होगा? तो हमने देखा है यहां कुछ भी एरिया नहीं, एक लाइन है, 0। शुरुआत ही यहां से हो रहा है, तो एरिया कितना है? 0। यानी x इज इक्वल टू a पे एरिया कितना है? एट x इज इक्वल टू 0 एरिया इज 0 एंड एट x इज इक्वल टू b एरिया इज b, सॉरी एरिया इज a। टोटल एरिया तो a ही है।
तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए। ये इसका करने का मतलब है। अब हम सीखेंगे कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो अलग सी बातें हैं। ये आपको बेसिक मतलब है, आपको यहां तक पहुंचना आना चाहिए दोस्तों, आपको यहां तक पहुंचना आना चाहिए। ठीक है, अब चाहे फंक्शन कुछ भी डालेंगे यहां पे y का, जैसे वहां डालते थे x⁴n sin x cos x log x, जो भी डालना होगा वो डाल के हम चेक करेंगे उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। पहले तो आपको यहां तक समझ में आना चाहिए। लिख लीजिए, मैथमेटिकल चीजें हैं, थोड़ी सावधानी से सीख लीजिए। एक बार सीखना है फिर आपको जीवन भर ही आपके साथ चलेगा। मैंने बताया भी है कि ये सब देख के दर्द तो होगा लेकिन दवा नहीं मिलेगा, आदत लग जाएगा उस दर्द का। ठीक है, अब थोड़ा काम करते हैं इन सब चीजों पे। ठीक है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हेयर। ठीक है, सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल सी। आई थिंक आपने लिख लिया होगा ये सब। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एरिया निकाल के। एग्जाम्पल, और दोनों तरीके से हम आपको निकाल के बताते हैं। पहले तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल भी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करिए ये x है और ये y है। ठीक, अच्छा एक मिनट, आई थिंक हमने लिख लिया होगा ये सारी बातें। चलिए कुछ कुछ बातें जान लीजिए जो मुझे यहां काम पड़ने वाली है। y dx, तो अगर मान लो कि इफ y इज इक्वल टू x⁴n, तो i क्या होगा? i वुड बी इक्वल टू x⁴n dx, और ये क्या होता है? इसका वैल्यू होता है xn+1 अपॉन n+1। लिख लीजिए। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा ये सारी बातें। मैथमेटिक्स में आप इसका प्रूफ भी देखोगे, बट यहां मुझे प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन में ग्राफ का स्लोप निकाल के किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट पे निकाल के पूरे ग्राफ तक जाना होता है। यही अंतर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में पूरा ग्राफ दिया होता है, वहां से हमको एक पॉइंट पे स्लोप निकालना होता है, एक पॉइंट पकड़ना होता है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है? छोटे पॉइंट पे निकाल के पूरा बड़े तक हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। यही अंतर है दोनों में। डिफरेंशिएशन में बड़े से छोटे पे आते हैं और इंटीग्रेशन में छोटे से बड़े पे जाते हैं। तो इस चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला ये होता है, मैं करके भी दिखा दूंगा आपको, बिल्कुल ही परेशान मत हो। ठीक है, चलिए ये याद रखिए ताकि हम इसको प्रूफ कर सकें। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये इसमें फंक्शन क्या है? तो y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और मुझे इसके अंदर का एरिया निकालना है, a और b। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते थे, बट ये 80 में आपके दिया हुआ है, तो आप इसको समझे, क्योंकि कई बच्चे मेरे से ही पूछते हैं कैसे हो गया ये, तो परेशान ना हो, मैं समझा रहा हूँ आपको।
तो ये, ठीक। अब कहने का मतलब है अगर हम सिंपली इसका एरिया निकाले तो सिंपली इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आ जाएगा आई, उस एरिया को हम आई का नाम दिए हैं, इसके अंदर का एरिया कितना होगा, तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है एंड दैट इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सपोज अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो y इज इक्वल टू ए पे ये वैल्यू कितना होगा, ये भी a होगा, और y x इज इक्वल टू b पे ये भी कितना होगा, b होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। x की जगह a डालिए तो y बराबर a आएगा, x की जगह b डालिए तो y बराबर b आएगा, ये सारी बातें, ठीक। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस b आई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस कितना है, तो b माइनस a, ये डिस्टेंस दैट इज b माइनस a, तो ये कुछ नहीं है, हाफ इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज आई। अब इसको इंटीग्रेशन के तरीके से सोचते हैं, समेशन की तरीके से, ठीक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि और फॉर्मूला हम लिखवाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ऐसा समझे, ये है x और ये है y, और इसमें हम क्या किए हैं, हमको एरिया हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ठीक है। लेकिन हम क्या किए, अब इसको बांट दिए बहुत नंबर ऑफ टर्म्स में, ठीक है। और उसको रेक्टेंगल्स में, क्योंकि समझना हमको रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल में ही बढ़ता है ये, आगे बहुत सारे रेक्टेंगल से बढ़ गए वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मान ली, अच्छा ये a है और ये b है, ठीक है, और ये कितना है, ये है डेल्टा x, ये क्या है, डेल्टा x। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, तो ये है आपका y, या फिर अगर a पे है तो ये y क्या होगा, a, यहां पे y इक्वल टू क्या है, a। अच्छा यहां पे y क्या है, तो यहां पे जैसे मैं बताऊं, आप समझते हो ना, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पता है ये फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो यहां पे y बराबर क्या है, एफ एक्स कर रहे हैं, हाँ हाँ थोड़ा सा। और यहाँ पे अगर देखा जाए, बैठो तो ना हम काम करें, और यहाँ पे, ठीक है, दिस इज व्हाट, y। सपोज इफ इट इज y1, दिस इज y2, तो y2 कहाँ कितना दूर पे आएगा, तो एट x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा x, a प्लस डेल्टा x, मतलब ये y का कौन सा वैल्यू है, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आएगा, सपोज करिए, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या है, a प्लस डेल्टा x, a प्लस डेल्टा x, ये होगा x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और ये कितना होगा, तो y एट a प्लस डेल्टा x, यही होगा ना इसका कोऑर्डिनेट, देख लीजिए। उसी तरीके का अगर हम इस पॉइंट का देखें, इस पॉइंट का, ये पॉइंट कितना है, x प्लस 2 डेल्टा x, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली y कितना होगा, दिस इज एट x प्लस डेल्टा, यानी कि a प्लस डेल्टा x, और ये कितने पे होगा, y एट a प्लस 2 डेल्टा x, और सिंपली इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस 2 डेल्टा x कॉमा y इंटू a प्लस डेल्टा x, या फिर f के टर्म में लिखना है तो इसको f के टर्म में लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, वो y ही, f x को y ही बोलते हैं, ठीक है, इसको y समझ लीजिए, सॉरी f समझ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आपको पता होगा ये चीज। रिप्रेजेंटेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है y का वो वैल्यू जहां पे x, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और अगर हम f1 निकालना चाहते हैं, इसका मतलब होता है कि x की जगह पे 1 पुट करें, तो आई थिंक आपको ये पता होगा, ठीक है, मैं फिर भी बता दिया क्योंकि हमको पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक। तो अब कहने का मतलब है कि हमको इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से एक चीज़ तो समझ में आ गया, ठीक है, ये सब डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स है, तो मुझे एक बात समझ में आया कि आई क्या होगा, तो आई होगा पहला ये कितना है, a इंटू डेल्टा एक्स, दूसरा कितना है, ये वैल्यू, अच्छा y एट कहाँ पे, एफ ए पे, तो y एट एफ ए क्या है, ये ऐसा लिखो, y1 इंटू डेल्टा एक्स, फिर
y2 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस y3 इंटू डेल्टा एक्स, और कितने हैं तो n टाइम्स है, प्लस डॉट 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 yn टाइम डेल्टा एक्स, ये ठीक है। और प्लस एरर करना हो तो प्लस एरर कर लो, ठीक है। मुझे एक जनरल टर्म चाहिए तो आई। अब बताओ y1 a पे क्या है, y x इज इक्वल टू ए पे y क्या है, अगर x इक्वल टू ए रखेंगे तो y क्या आएगा, ये भी फंक्शन वही है भाई साहब, फंक्शन अलग नहीं है, ये y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन ही है, दोनों है। हम इसको इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा a डेल्टा x, क्योंकि y1 a है, a इंटू डेल्टा एक्स, ये रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल कितना होगा y2 कितना है a प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस y3 कितना है a प्लस, हाँ ठीक है, a प्लस डेल्टा एक्स, और ये कितना है a प्लस 2 डेल्टा एक्स, इसमें बढ़ता चलेगा डेल्टा एक्स, देखो ना, a प्लस डेल्टा एक्स, फिर a प्लस 2 डेल्टा एक्स, फिर आगे बढ़ता चलेगा इंटू डेल्टा एक्स प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो तीसरे वाले में 2 है तो n वाले में कितना हो जाएगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एरर। इसको लिख लीजिए, इन दोनों को पूरे लिख लीजिए अच्छे से पॉज करके, और इसको ध्यान रखिए, हम फिर से लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे याद रखना, क्योंकि हम फिर से आएंगे बाद में। चलिए अब उसको लिखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या है बेसिकली, तो ये कुछ ऐसा है, अगर हम इन सब को एक जगह रख के बाकी को कांस्टेंट जैसे ऐसा करते हैं, मान लीजिए इसे a प्लस डेल्टा एक्स प्लस a प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, और फिर इंटू डेल्टा एक्स। अगर हम कॉमन ले लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो बालक, ये एक एपी है, a प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये हमें हर टर्म में डेल्टा एक्स जुड़ता चला गया है। आई थिंक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है अच्छे से। तो ये क्या है, समेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, दैट इज n/2 इंटू a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। आप अगर नहीं पता होगा तो मैथ्स को रेफर करिएगा, यानी कि इसका टोटल समेशन कितना हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, यस दिस वन इंटू डेल्टा एक्स, ये हुआ इसका समेशन, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात। अब जरा ध्यान से देखिए तो मैं बताऊं, ये डेल्टा एक्स कितना है, पहले बताओ ये कितना है, रेक्टेंगल 2 3 2 n, मान लो ये यहां बना n, दिस इज n, तो ये डेल्टा एक्स कितना होगा। तो मैं जो लिख रहा हूं बताना कि वो सही है कि नहीं। डेल्टा एक्स कुछ नहीं है, वो b माइनस a डिवाइडेड बाई n है। देखो तो सही कर रहे हैं कि नहीं हम, सही है क्या, बिल्कुल सही है, क्या गलत है उसमें। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। ये तो इतना ही है ना, b माइनस ए अपॉन एन। डेल्टा एक्स पूरे में
पूरा लेंथ ले ली है, उसमें जितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स उसको डिवाइड कर दिए तो उतना ही डेल्टा एक्स है। ठीक है, सो यहां पे अगर हम वैल्यू रखें उसका n/2 a प्लस n-1 इंटू डेल्टा एक्स ये क्या लिखेंगे b माइनस a अपॉन n, ठीक है, और इंटू b माइनस a अपॉन n, ये n से n कट जाएगा, कटेगा ना। चलिए और हम देखते हैं क्या आएगा, दैट इज 1/2 a प्लस a, अब इसको अंदर की करिए, प्लस b माइनस a, n से n चला जाएगा, और माइनस b माइनस a इंटू n, ये टर्म इंटू b माइनस है। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। इस टर्म को डेल्टा एक्स रहने दीजिए। क्यों रखने दीजिए मैं बता देता हूं, परेशान बिल्कुल ही मत हो। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां लिख रहा हूं दिस i इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a दैट इज 2a प्लस b माइनस a माइनस डेल्टा एक्स, इसको रहने दीजिए, और ये हो जाएगा आपका क्या, इधर में b माइनस a, ये ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस टर्म में लिमिट में डेल्टा एक्स टेंड्स, अच्छा एरर भी तो था, एरर कहाँ चला गया भाई, एरर भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, एरर और प्लस एरर था ना जी, हाँ एरर तो था सर, यहाँ भी ले लो एरर प्लस एरर, ठीक है, यहाँ भी ले लो, कोई बात नहीं। चलिए अब i इज इक्वल टू लिमिट में अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाए तो 2a प्लस b माइनस a कितना हो जाएगा, 2a माइनस a दैट इज a प्लस b माइनस डेल्टा एक्स इंटू b माइनस a प्लस एरर। क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, अगर डेल्टा एक्स 0 पुट कर दे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। हमको पता है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो एरर भी टेंड्स टू 0 हो जाता है। देन i बिकम्स 1, अच्छा 1/2 भी तो है, 1/2 इंटू a प्लस b इंटू b माइनस a, एंड नाउ दिस इज व्हाट i 1/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए वही वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमने ये क्या करा, ये तो इंटीग्रेशन ही करा ना। देखिए हम समेशन के तरीके से आए और जब हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर दिए, इट इज द तरीका ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन। ठीक है, डेल्टा एक्स 0 पुट करके क्या किए, इंटीग्रेशन ही तो किए हैं, देख लो वहां पे आ गया। अब चीजों को थोड़ा समझ में आना चाहिए हमको, पहले तो इसको लिख लीजिए आप, देख लीजिए वो नॉर्मल तरीके से एरिया निकाले हैं और ये इंटीग्रेशन के तरीके से एरिया निकाले हैं। तो सर बाप रे, इंटीग्रेशन में इतना कुछ करना पड़ेगा, नहीं इतना करने की आवश्यकता नहीं, ये तो मुझे समझाना था इसलिए हम इतना दूर गए, वरना ये तो 2 लाइन का आंसर था इंटीग्रेशन से भी। चलिए आई थिंक आपने नोट कर लिया, इसे नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब कुछ बातें यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे।